गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं होप करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग का को टॉपिक करते चल रहे थे। इसमें से जो रैंकिंग वाला होता है वो हम पूरा पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे इसमें जो ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ऑर्डर वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। रैंकिंग में एक आपको न्यूमरल्स में पोजीशन दिया होता था कि कोई लेफ्ट से 14th है, राइट से 16th है, इस टाइप से। ऑर्डर में आपको न्यूमरल्स में ना देके कुछ इस तरीके से बताएगा कि लेट ये आपके लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है, इस टाइप से ना बता के। चलो, नहीं हुआ क्या? हाँ, हो गया, ठीक है। देखिए, ये लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है ना बता के आपको ये बताएगा कि मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ हाइट का। ठीक है, हाइट को बोल देगा ए का हाइट बी से बड़ा है, सी से छोटा है, इस टाइप से। ठीक है, नंबर्स में ना बता के आपको वर्ड्स में बताता है। इसीलिए ये रैंकिंग से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम पार्ट 16 लिखे हैं। ठीक है, देखिए आज स्टार्ट करेंगे और इससे बनने वाले हर टाइप के पूरे क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपने और अनअकैडमी के बारे में। मेरा नाम, ठीक है, इसको शॉर्ट में निपटाते हैं। मेरा नाम शैलेंद्र साहब है। 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को गेट के, एसएससी के, रेलवे के, क्लैट के, बैंकिंग के। ठीक है, मेरा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये सब में कॉमन होता है। ठीक है, इन सब एग्जाम में कॉमन होता है। इसके अलावा भी और बहुत से एग्जाम में कॉमन होता है। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। और मैं बता दूं अनअकैडमी के बारे में। देखिए, अनअकैडमी में क्या होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें तो अनअकैडमी में फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन आप किसी और गोल के अकॉर्डिंग आप डेडिकेटेड तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं प्लस कोर्स। गोल के अकॉर्डिंग मीन्स आपका जो टारगेट एग्जाम है, ठीक है, वो आपका गोल कहलाएगा। लाइक अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो गेट के अकॉर्डिंग उससे सभी टीचर्स का आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, गेट के सभी टीचर्स का आप लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। एक ही टॉपिक के लिए आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। आप वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं और आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास में हैं आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, वरना अगर अलग से भी डाउट है आप अलग से भी पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेगा और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। अब अगर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज हो, आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट होता है, प्लस में जितना है उतने के अलावा, मतलब इतना तो रहेगा ही, उसके अलावा आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टडी प्लानर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको स्टडी बूस्टर सेशन भी मिलते हैं और आपके टेस्ट का पर्सनलाइज्ड वे में एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में पता चलना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि आप उसको एग्जाम में ना दोहराएं। ठीक है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग के क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी मिलता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल मीन्स नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इस टाइप से। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए गेट ईएससी का ही बात करूं तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहे होंगे कुछ टॉप एजुकेटर्स, और इनके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ एजुकेटर्स होंगे जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं एग्जाम क्वालिफाई करने में, करवाने में। तो इन सब का स्टडी का अप्रोच, मटेरियल, स्ट्रेटजी सब आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और जैसे अगर प्राइसिंग का बात करें, देखिए अभी गेट के एग्जांपल से ही बता रहा हूँ, हो सकता है आपका टारगेट कुछ और हो। ठीक है, देखिए गेट में अगर आप लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, इसका टाइम मॉड्यूल इसी तरीके से है, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। ठीक है, जैसे जैसे आप मंथ्स बढ़ाते हैं, ठीक है, आपका टाइम तो ज़्यादा बढ़ ही रहा है, आपका पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आपको गेट देना है, आप फोर्थ ईयर में ही दे सकते हैं, तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट 24 मंथ का ले लें। और इसमें भी आप कोड यूज करेंगे SSAO10। ठीक है, S10 लिखा हुआ है। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप आइकॉनिक का देखते हैं, प्लस से प्राइस हल्का सा वेरी है। इसमें भी 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का इस टाइप से टाइम शेड्यूल है। ठीक है, इसमें भी आपको कोड यूज करना है S10। और नॉट ओनली फॉर गेट, अगर आप गेट के अलावा और किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, लाइक बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, क्लैट, व्यापम, ईटीसी, ठीक है, आपको यही कोड यूज करना है SSAO10। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अनअकैडमी में हमारा स्पेशल क्लास चलता है। ठीक है, और स्पेशल क्लास के अलावा अभी डेली क्विज भी चल रहा है। ठीक है, अभी डेली 7 PM पे रीजनिंग का कंबाइंड क्विज चल रहा है। हम उसको एनटीपीसी के नाम से दिए हैं, लेकिन कंबाइंड क्विज है, तो वो हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिसमें जिसमें आपका रीजनिंग होता है। तो ये मेरा आईडी है, इतना आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। यही सेम लिंक, ठीक है, यही सेम लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में है, आपको शायद सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। ठीक है,
तो वहां से आपको बस उसको क्लिक करना है, या फिर अगर आप सर्च करते हैं तो ये आपको गेट ईएसी कैटेगरी के अंदर मेरे नाम से SHAILENDR शैलेंद्र SAO इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये भी आपको जरूर से ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है, हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं और जितना पढ़ेंगे, ठीक है, सबका पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होती हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, और कुछ भी और स्टडी मटेरियल जो हमको शेयर करना हुआ वो भी हम इसी के थ्रू आपसे शेयर कर सकते हैं। ओके, और एक चीज बच गया आपका यूट्यूब चैनल। तो ये है कुछ यूट्यूब चैनल जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, लाइक आप इलेक्ट्रिकल के हैं इलेक्ट्रिकल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं कंप्यूटर साइंस सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जो सभी में कॉमन है, जैसे हमारा FD एक्सप्रेस। ठीक है, इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, और इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपका होता ही। ठीक है, तो ये उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम हाई लेवल तक का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको तो आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें और भी बहुत से इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए, इसके पहले जितना हम पढ़े थे रैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स थे। ठीक है, ये पार्ट 5 है ना, सर ये पार्ट 6 है, इसमें एक पार्ट और होगा। ये पार्ट 6 है, इसके अलावा यहाँ पे एक पार्ट और था। तो ये सब में हम पढ़ रहे थे रैंकिंग रिलेटेड। ठीक है, रैंकिंग रिलेटेड में क्या होता था कि आपको एक पर्सन का नंबर्स में उसका बताया होता था कि ये इधर से लेफ्ट है उधर से राइट है, इतने पर्सन बैठे हैं उतने पर्सन बैठे हैं, इस टाइप से। और इसी में जब मैं बात करता हूँ ऑर्डर का, ठीक है, ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब देखे थे हम क्या होता है, सीक्वेंस। इसमें जो पर्सन दिए होंगे उनको किसी भी टर्म्स को लेके सीक्वेंस में बांटा होगा, चाहे हाइट हो वेट हो समथिंग। ठीक, देखिए जैसे इसमें तो ये आपको लेक्चर्स पे स्टार्टिंग से देखना ही है। और इसी में अगर मैं बांटता हूँ इनको थोड़ा सा, अगर मान लीजिए इनका रैंक भी हो, हाइट भी हो, वेट भी हो, ठीक है, वेट भी हो या मोटाई जो भी, इन सबको एक प्रॉपर सीक्वेंस में जब हमको वो काम करता है, ये हमारे ऑर्डर सीक्वेंस के अंदर आता है। और यही चीज आपको थोड़ा सा बेस लगेगा जब आप पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए शुरू के क्वेश्चन थोड़े से अलग लगेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट ना, शुरू के क्वेश्चन थोड़े से अलग लगेंगे, और धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट की तरह होता हुआ दिख जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते ही हैं। कुछ जिसमें कम इंपॉर्टेंट है उसमें इजी लेवल का अरेंजमेंट देता है, कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक बैंकिंग SSC उसके मेंस में थोड़ा सा हाई लेवल का देता है। ठीक है, अगर सिर्फ पर्सन को बैठाना होता है तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, और उसमें अगर लोगों को कुछ प्रोफेशन अलॉट कर दिया, कुछ ब्लड रिलेशन अलॉट कर दिया, तो वो आपका पजल की तरह हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर और सीक्वेंसिंग का डिफरेंस, सॉरी, ऑर्डर और रैंकिंग का डिफरेंस यही था। ऑर्डर में हमको सीक्वेंस काम पड़ता था, रैंकिंग में हमको उनका रैंक, ठीक है, रैंक चाहे हाइट में हो रो में हो, उनके रैंक मतलब वो किस पोजीशन में, और यही चीज मुझे नंबर्स में दिया होता था। तो रैंकिंग का हम पूरी तरीके से 5 पार्ट्स में कंप्लीटली देखे हुए हैं। अगर आपको वो नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से, जो लास्ट वीडियो में हमारा थोड़ा यहाँ टाइपिंग का मिस्टेक हो गया था। ठीक है, प्रिंट का ये टाइप का ये मिस्टेक था, इसको सुधारते हुए और इसके बाद हम आज के टॉपिक में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन ही था। लास्ट जो हमारा मिसलिनियस है उसको तो आप जरूर देखिएगा, किसी भी टॉपिक का मिसलिनियस हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सभी इन जो छोटे छोटे आपके बेसिक्स हैं सब मिक्सड अप होते हैं। देखिए क्या कहा गया है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स कोमल एंड पूनम रैंक 9th फ्रॉम राइट एंड 10th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, देखिए इसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट में आएंगे तो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएंगे, अगर अभी फास्ट लग रहा हो तो, और अगर स्लो है तो फास्ट कर लेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा स्पीड में फास्ट करने की जरूरत है कि स्लो करने की जरूरत है। ठीक है, एक है कोमल, एक है पूनम। ठीक है, अब देखिए पहले इन लोग कौन सा थे, अर्लियर पोजीशन। ठीक है, अर्लियर लिखा हूं, कोमल 9th फ्रॉम द राइट, ठीक है, 9th फ्रॉम द राइट, और पूनम 10th फ्रॉम द लेफ्ट थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों अपना पोजीशन चेंज करते हैं, दे चेंज देयर पोजीशन। तो कोमल एंड पूनम आर 17th फ्रॉम द राइट, मतलब अब ये जो थी, ठीक है, ये जो 17th फ्रॉम द राइट हो गई। ठीक है, ये 17th फ्रॉम द राइट हो गई, और ये जो था क्या नाम है इसका, हाँ पूनम, पूनम 18th फ्रॉम द लेफ्ट, पूनम क्या है 18th फ्रॉम द लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहा गया है, सो टेल हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रूम। तो अब ये दोनों जब आपस में पोजीशन को चेंज किए हैं, ये बताइए कोमल अभी जहाँ पे बैठी है वहां पे बाद में बैठ रही है पूनम, मतलब ये दोनों तो एक ही पोजीशन का वैल्यू है। ठीक है,
और सिमिलरली पूनम जहाँ पे अभी बैठी है, ठीक है, रखिएगा, पूनम जहाँ पे अभी बैठी है वो पहले पोजीशन था किसका, कोमल का, ठीक है। पूनम बाद में जहाँ बैठी है वहां पहले कोमल बैठी थी, जहां भी पूनम बैठी है वहां पहले, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन की जगह में बैठा है, मतलब ये दोनों सेम है। जो नाइन्थ फ्रॉम द राइट है, ठीक है, जो नाइन्थ फ्रॉम द राइट है वही 18 फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। मतलब कोमल का पहला वाला पोजीशन और पूनम का बाद वाला पोजीशन सेम है। सिमिलरली पूनम का पहला वाला पोजीशन जहां पहले वो बैठी थी, बाद में वहां पे कोमल बैठ गई है। तो इसी में देखिए, एक बार मुझे राइट से दिया हुआ है, एक बार मुझे लेफ्ट से दिया हुआ है। एक सिंगल पोजीशन का जब मुझे रैंक दो साइड से दिया होता था तो मैं टोटल इजीली निकाल सकता था। अब इसमें मैं टोटल किसी भी एक पर्सन को लेकर निकाल सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं कोमल को लेकर निकाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब कोमल का जो पोजीशन है पहले वो 9th फ्रॉम द राइट थी, और जब पूनम वहां पे बैठ गई तो बताया गया कि वही 18 फ्रॉम द लेफ्ट है। दोनों को मैं ऐड करूंगा, कर दूंगा -1, कितना आ जाएगा ये आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इतना ही है ना, 27 -1 26, ठीक है। ये मैं निकाल लिया किसका, जहाँ पे पहले कोमल बैठी थी। अगर यही चीज़ मुझे पूनम के लिए भी चेक करना है तो यही मैं कर सकता हूँ, 10 + 17 -1, ये भी आपका 26 ही आएगा, ठीक है। दो लोगों का दिया हुआ है काम, मुझे एक ही का है, एक ही से बन जाएगा। इसमें लास्ट क्लास में जब हम बना रहे थे ये थोड़ा सा अपोजिट साइड लिखा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारा रैंकिंग का कंप्लीट मानते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, देखिए ये लास्ट लेक्चर से था इसलिए इसको कंप्लीट बोल रहा हूँ ना, ये नहीं कि नए टॉपिक को पहले ही में हम खत्म कर दिए हैं। इसके बाद हमारा नया चीज चालू होने वाला है, ऑर्डर। ऑर्डर में देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी होता है हमारा, जो भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं जान रहे हैं, धीरे धीरे हम लेवल को अप करते जाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन का लेंथ और क्वेश्चन का लेवल दोनों बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखिए एक एक करके पढ़ते चलते हैं, जैसा कहा गया है वैसा पढ़ते चलेंगे, फिर देखेंगे इसका अप्रोच क्या होता है। देखिए ए रन फास्टर देन बी, ठीक है, ए रन फास्टर देन बी। अब मुझे ये अपना जहां वर्किंग एरिया है मुझे ये शो करना है, तो मैं इसको इस तरीके से शो कर सकता हूं, क्या ए फास्टर है बी से, ठीक है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ज्यादा का सिंबल है, ए ज्यादा है बी से, ठीक है, बट नॉट एज फास्ट एज सी, ठीक है, कहा गया ए फास्टर देन बी, ठीक है, मैं लिख लिया, बट नॉट एज फास्ट एज सी, मतलब ए बी से तो ज्यादा है लेकिन सी के जितना नहीं। मतलब मुझे ये चीज क्लियर हो रहा है कि बताइए कि सी इससे तो ज्यादा ही है, ठीक है, सी ए से भी ज्यादा है, वही कहा है ना, ए रन फास्टर देन बी बट नॉट एज फास्ट सी, ठीक है। अब क्या कहा गया है, हु इज स्लोअर। देखिए कॉमा के बाद अगर हु लिखा गया है तो ध्यान रखिएगा ये हु इसके जस्ट पहले वाले के लिए कहा जाता है ना। तो क्या कहा है, एज फास्ट एज सी, हु इज स्लोअर देन डी, मतलब सी डी से भी स्लोअर है, तो सी से ज्यादा है डी, ठीक है, ये भी मैं लिख लिया। अब मुझसे सिंपल सा पूछा गया है कि हु इज द फास्टेस्ट रनर, चार पर्सन ही हैं। अब इसमें से सबसे फास्टेस्ट कौन है, मतलब सबसे तेज कौन दौड़ता है। मुझे अरेंजमेंट में सिंपल सा दिख जा रहा है कि यहाँ पे डी है जो सबसे लार्जर है, या डी है जो सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन, हमको इसको अरेंजमेंट बनाना है, इनका सीक्वेंस बनाना है। जिसको छोटा बोला है उसको आप इस सिंबल के राइट साइड रख दीजिए, जिसको बड़ा बोला है सिंबल के लेफ्ट साइड रख दीजिए, ठीक। इसको आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, आपको आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, डी को लिखे ऊपर, सी को लिखे उसके बाद, ए को लिखे उसके बाद, बी को लिखे इसके बाद। आपको जिस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे वो आपके माइंड में रहना चाहिए। आप लेफ्ट टू राइट लिखिए, टॉप टू बॉटम लिखिए, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी से ग्रेटर है ए से ग्रेटर है सी से ग्रेटर है डी, ठीक है, सब लिखने मात्र का है, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। आप लोग कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, जल्दी हम लाइव क्लास में भी मिलेंगे। मैं देखा लास्ट क्लास में कुछ का कमेंट आया था, ये प्रीमियर है, ठीक है, प्रीमियर है, लाइव की तरह चल रहा है। जल्दी हम लाइव क्लास में मिलेंगे तो लाइव में आपको जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। और सिमिलरली हमारा शाम को क्विज का सेशन चलता है, उसमें एप्टीट्यूड में, सॉरी अनअकैडमी में, तो वहां आप मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। और शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 PM पे जरूर मुझसे मिलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन था सबसे इजी था। अब देखिए क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है। क्या कहा गया है, अमॉन्ग 5 फ्रेंड्स ए इज शॉर्टर देन बी, देखिएगा चेंज कर लेते हैं, अमॉन्ग 5 फ्रेंड्स, ठीक है, टोटल 5 फ्रेंड्स हैं, ये हमको
माइंड में रखना है। ए इज शॉर्टर देन बी, ठीक है। अगर मैं इस सिंबल को लिखता हूं, बी बड़ा है किससे से, ए से, ओके। बट टॉलर देन ई, ए बी से तो बड़ा है लेकिन, सॉरी, ए छोटा है बी से और ई से बड़ा है, तो ई को मैं लिख देता हूं इधर, ठीक है। इनके बीच में कुछ और पर्सन भी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। सी इज स्लाइटली टॉलर देन बी, ठीक है। सी स्लाइटली, थोड़ा सा ही सही, लेकिन टॉलर देन बी तो है। सी इज स्लाइटली टॉलर देन बी, ठीक है। बट डी इज स्लाइटली शॉर्टर देन बी, ठीक है। मतलब जो डी है वो बी से शॉर्टर होगा, ठीक है। जो डी है वो बी से शॉर्टर होगा, मतलब जो डी है बी के छोटा कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, हु इज शॉर्टेस्ट, ठीक है, सॉरी, शॉर्टर देन बी एंड स्लाइटली टॉलर देन ए, ठीक है। यहाँ क्या कहा गया है, डी इज स्लाइटली शॉर्टर देन बी, मतलब बी से छोटा है, एंड स्लाइटली टॉलर देन ए, बी से तो छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, तो ये बी से छोटा और ए से बड़ा, यही पोजीशन पे ये आ सकता है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए किसी भी और चीज की हमको जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ इतने में ये अरेंज हो गया है। तो इसमें मुझे क्वेश्चन में पूछा है हु इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो हु इज द शॉर्टेस्ट, आपका ई इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है, ठीक है, ई इज द शॉर्टेस्ट। और इसी में अगर मुझसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, लाइक पूछा कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, मुझे दिख गया। अगर मुझसे पूछता कि सबसे टॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है, सबसे टॉलेस्ट कौन सा है, तो भी मेरे को पता चल जाता। अगर मुझसे और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इनके मिडिल में कौन है, ठीक है, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट में पूछता है। और एक इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेट सपोज डी से बड़े कितने हैं, डी से छोटे कितने हैं। और एक पूछ सकता है कि बी और ए के बीच में कितने हैं, ठीक है, डी बी और ए के बीच में कितने परसेंट हैं। एक बार आपको अरेंजमेंट बनाना है, उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। और यूजुअली आप ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन ऑर्डर का है, ठीक है सर, ऑर्डर का है, तो क्वेश्चन आपको सिंपल सा स्टेप से दिया होता है, क्या थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन उससे 1 से 3 क्वेश्चन कनेक्ट करके पूछते हैं। और यही चीज आपका बेस है जब हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। एक बार अरेंजमेंट बनाएंगे और उसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। और इससे अभी आप जो एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, तो या तो रैंकिंग से आ ही रहा है या तो ऑर्डर से ही आ ही रहा है, लेकिन ऑर्डर से एकदम इजी लेवल पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जो दे चुके हैं उनको पता होगा, और जो एनालिसिस देखते हैं उनको भी पता होगा, ठीक। चलो देखिए, अब फिर से इसी तरीके से क्वेश्चन है जैसा हमारा पिछला था। इसमें भी 5 पर्सन बैठे हुए हैं, आई जे के एल एम, ठीक है। 5 पर्सन है, आई जे के, सॉरी, आई जे के एल एम। अब आगे क्या कहा गया है, ठीक है। कहीं कुछ डाउट हो तो पूछिएगा ना, वहीं पे डाउट पूछिएगा। अगर स्लो होता है तो भी बताइएगा, फास्ट होता है तो भी बताइएगा। अगर आपको लगता है कोई चीज़ सुधारी जा सकती है तो भी बताइएगा, ठीक है, मेरे इनसे ना। देखिए, आई जे के एल एम 5 फ्रेंड्स हैं। के इनकम इज मोर देन एल्स इनकम, ठीक है, बट लेसर देन एम इनकम। मतलब जितना कहा गया है उसको मैं लिख लेता हूँ कि का इनकम ज्यादा है एल के इनकम से, लेकिन कम है एम के इनकम से। पहला स्टेटमेंट वही चीज कहा गया है, क्या, एल की आय, ठीक है, के की आय एल से अधिक है लेकिन एम की आय से कम है, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूजन होगा तो देख सकते हैं, बाकी हिंदी में तो बता ही रहा हूँ। जे इनकम इज द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, जे का इनकम सबसे लीस्ट है, मतलब इसके बाद में और कोई नहीं होंगे, ओके। आगे क्या बोला है, क्या बोला है, जे इनकम इज द लीस्ट, आई इनकम इज लेसर देन के, आई का इनकम के से कम ही होगा, मतलब के से कम ही होगा। आई का इनकम यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, या तो हो सकता है एल से बड़ा हो या एल से कम हो या एल से ज्यादा हो, ठीक है। एल से रिलेट नहीं किया है, बस कहा गया है कि आई का जो इनकम है वो के इनकम से कम होगा। तो अब मुझसे पूछा गया है हु इनकम इज मैक्सिमम। तो अगर मुझसे यहाँ का अरेंजमेंट अगर मुझे क्लियर ना भी हो, तो भी मैं ये तो बता सकता हूँ कि एम का सबसे ज्यादा है, ठीक है, एम का सबसे ज्यादा है। मुझसे यही चीज पूछा था कि मैक्सिमम इनकम किसका है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि अगर अरेंजमेंट आपका बीच का एग्जैक्ट नहीं भी बन पाया है तो वो क्वेश्चन में मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम इनकम किसका है, मिस्टर एम का है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन हैं अभी, धीरे से हम इसका थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और कुछ नए वेरिएबल्स भी लाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ही था।
देखिए, और इसमें सिर्फ ना सिर्फ इनकम, हाइट, वेट कुछ को भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है एज के बारे में। एज ऑफ अमित, देखिए अभी तक से हम जो कंपेयर कर रहे थे, कोई बड़ा था कोई छोटा था, ठीक है, इस टाइप से था। अब इसमें देखिए, इसमें एक इक्वल भी हो जाएगा। क्या कहा गया है? एज ऑफ अमित इज इक्वल टू दैट ऑफ सुमित एज दे आर ट्विंस। मतलब अमित और सुमित ट्विंस हैं, दोनों का एज बराबर है, ठीक है, अमित और सुमित, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ए को ए लिख दीजिए, एस को एस लिख दीजिए, ठीक है। मतलब अमित को ए, सुमित को एस, ठीक है। दे आर ट्विंस। रिचा इज यंगर देन सुमित, मतलब यंगर मतलब छोटी, रिचा इनसे छोटी है, ठीक है, रिचा इनसे छोटी है। रिचा इज यंगर, रिचा इज यंगर देन सुमित, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। रिचा इज यंगर देन ज्योत्सना बट एल्डर देन सौरभ, ठीक है। अब ऋचा क्या है? यंगर ही है ज्योत्सना से और एल्डर है सौरभ से। मतलब ऋचा के तो बाद ही आएगा सौरभ, ठीक है, सॉरी, मतलब ऋचा से छोटा ही है सौरभ, और यंगर है ऋचा जब किससे? ज्योत्सना से। मतलब ज्योत्सना ऋचा से बड़ी ही होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं अमित लोग से छोटी है कि बड़ी है पता नहीं है, लेकिन ऋचा से ये बड़ी ही है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख दिया हूँ, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है? सुमित इज यंगर देन ज्योत्सना, मतलब इनसे भी बड़ी है ज्योत्सना। सुमित इन लोग से छोटा है ज्योत्सना से, मतलब ज्योत्सना इनसे बड़ी है, ठीक है। ये भी मुझे पता चल गया। हु इज एल्डेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इन सब में सबसे बड़े कौन हैं? तो इन सब में सबसे बड़ी हैं ज्योत्सना जी, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए यहाँ तक से मुझे पता नहीं चला था, तो ये मैं अलग लाइन से लिखा, लेकिन ऋचा से ये बड़ी है ये पता चल गया था। और अगले लाइन में ये कह दिया गया है ना कि सुमित इज यंगर, मतलब सुमित छोटा है ज्योत्सना से, और अमित और सुमित तो बराबर ही हैं, ठीक है। ये आपको एक बार इनका ऑर्डर आप अरेंज कर लिए, उसके बाद इससे बनने वाले कुछ भी क्वेश्चन हो आप बता सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि ऋचा और ज्योत्सना के बीच में कितने पर्सन हैं, तो 2 पर्सन है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, लेकिन 2 पर्सन है, ठीक है। इस टाइप से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आई होप कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। चलिए, ठीक है, देखें आगे। देखिए, अब फिर से बात आ गया यहाँ पे मार्क्स का, ठीक है। बताइएगा तो फास्ट हो रहा है क्या या स्लो हो रहा है, बताइएगा तो। ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी, आपको बताया गया है। देखिएगा, कहाँ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहा था पेन। क्या कहा गया है? ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी, ठीक है, क्या कहा गया है? ए ज्यादा मार्क्स पाया है बी से, ठीक है, बट लेस देन सी, मतलब ए का मार्क्स बी से तो ज्यादा है लेकिन सी से कम है, ठीक है। डी गेट्स लेस मार्क देन ई बट मोर देन ए, मतलब जो डी है ये ई से तो ज्यादा मार्क पाया है बट लेस देन ए है, मतलब मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इसके बाद डी और इसके बाद ई, ठीक है। आगे क्या कहा है? सी गेट्स लेस देन डी, सी गेट्स लेस देन डी हु, ठीक है, इसमें से क्या कहा गया है? सी गेट्स लेस देन डी, मतलब डी से ही छोटा सी होगा, ठीक है, यहां तक का अरेंजमेंट ऐसा कहा गया है। तो अब हु अमॉन्ग दिस, सी गेट्स लेस देन डी, रुकिएगा रुकिएगा, हाँ, क्या कहा गया है? ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी, अच्छा सॉरी, ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी, डी गेट्स लेस मार्क देन ई बट मोर देन ए, सॉरी मोर देन ए लिखा हुआ है ना, डी ई से तो छोटा कम मार्क्स पाया है, डी ई से कम मार्क्स है इसका लेकिन ए से ज्यादा है, इतना कहा गया है। इफ सी गेट्स लेस देन डी, मतलब सी डी से छोटा है, मतलब इसके बाद ही होगा सी, तो ये कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से ये बन जाएगा। अब क्या कहा गया? देन हु अमॉन्गेस्ट ए बी सी डी एंड ई गेट द हाईएस्ट मार्क, अब इसमें हाईएस्ट मार्क कौन पाया है? तो इसमें आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट मार्क पाए हैं ए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, क्लियर। यही चीज है, जिसको जिस तरीके से बताया गया है वो उसको हमको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसी चीज को जैसे बराबर देख लीजिए आप, इसमें क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। लाइक अगर आप देखते हैं
ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी, ठीक है, ए ज्यादा मार्क्स पाया है बी से, बी से बड़ा होगा ए, बट लेस देन सी, मतलब ए है ये सी से छोटा होगा। डी गेट्स लेस देन ई, मतलब जो डी है वो ई से कम है, बट मोर देन ए, मतलब ए के बाद में ही होगा, ठीक है, ए के बाद में ही होगा, इसको मैं इसके पैरेलल लिख दिया। इफ सी गेट्स लेस देन डी, मतलब जो सी है वो भी डी से कम पाया है, तो सी के बाद बना दिया डी को, डी के बाद बना दिया ई को। इतने में देखिए 5% से 5 के 5 यहाँ पे हो गए, ठीक है, दब जा रहा है कि आपसे बीच में लिखना ना। देन हु अमोंगेस्ट ए बी सी डी ई गोट द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, इसमें से हाईएस्ट मार्क्स कौन पूछा है, मैं बता सकता हूँ ई पूछा है। और इसको जब भी आप ऑप्शन को टिक कर रहे हो, देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें आपका ऑप्शन बी होता, ठीक है, अभी इसका ऑप्शन ई है, अगर इसमें ऑप्शन आपका बी होता तो आपको तुरंत ऐसे करके बी नहीं लगा देना है, आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपका आंसर बी है, मतलब आप तब इसका आंसर लगाते 4th नंबर वाला, ठीक है। इस तरीके से करता है ना, ऐसे में स्टेप से बहुत होता है। आपका आंसर है बी लेकिन वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए फिर से एक क्वेश्चन है, इसको हिंदी में नहीं लिखा हूं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्या बोला है, हु इज द शॉर्टेस्ट, आपको इसमें से बताना है कि सबसे शॉर्टेस्ट, चलिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी करते चल रहा हूं, मतलब सबसे छोटे कौन है। सुनीता इज टॉलर देन अनीता, ठीक है, सुनीता जो है इसको मैं हाइट के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं, तो सुनीता टॉलर है अनीता से। चलिए, रीना इज टॉलर देन चित्रा बट शॉर्टर देन भानु, इनसे तो कुछ रिलेशन मुझे दिख नहीं रहा है, अलग से लिख लेता हूं। रीना इज टॉलर देन चित्रा, इज टॉलर देन चित्रा, ऐसे ही लिखूंगा, रीना का हाइट ज्यादा हो गया चित्रा से, बट शॉर्टर देन भानु, मतलब यही भानु से शॉर्टर है, ठीक है, भानु से शॉर्टर है। अनीता इज शॉर्टर देन चित्रा, ठीक है, अनीता इज शॉर्टर देन चित्रा। इसके साथ साथ अगला भी पढ़ लेता हूं, चित्रा इज टॉलर देन सुनीता, ठीक है, चित्रा टॉलर है सुनीता से, ठीक है, मतलब ये जो चित्रा है ये इन दोनों के कहीं बीच में है, ठीक है, इन दोनों के कहीं बीच में है, और ये कहाँ पे हो रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब इनके तो बाद ही में है ना। और मुझसे पूछा क्या गया है, पढ़िए तो एक बार क्वेश्चन में, सिर्फ ये कि बताइए सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, तो इसके बाद के क्या ऑर्डर बन रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। लास्ट में मुझे पता चल गया कि लास्ट में बैठी है अनीता, ठीक है। देखिए क्या किए हैं हम, जैसा जैसा कहता गया है, रुकिएगा, जैसे देख लीजिए क्या है कि जैसा जैसा कहता गया है सुनीता इज टॉलर देन अनीता, यहां तक से आपको एक चीज तो कंफर्म पता चल गया, ठीक है, जैसे सुनीता इज टॉलर देन अनीता, ठीक है। रीना इज टॉलर देन चित्रा बट शॉर्टर देन भानु, ये जो लाइन लिखा हुआ है इससे तो कहीं से कनेक्टेड अभी तक नहीं है, तो इसको आप पूरा अलग से लिखेंगे, ठीक है। रीना टॉलर है चित्रा से और बट शॉर्टर है भानु से, ओके। अनीता इज शॉर्टर देन चित्रा, मतलब ये जो है अनीता ये चित्रा के बाद ही होनी चाहिए, एस का मुझे अभी पता नहीं कि इन लोग बाद में होंगे कि पहले होंगे। अगला, चित्रा इज टॉलर देन सुनीता, मतलब जो चित्रा है ये सुनीता से, अच्छा चित्रा इज टॉलर देन सुनीता ना, मतलब ये जो चित्रा है ये सुनीता से भी टॉलर होगी, तो ये जब इसके बाद ही आएगा तो इसको हम अरेंजमेंट को किस तरीके से लिखेंगे, चित्रा इज टॉलर देन सुनीता, ये मैं लिख लिया चित्रा, यहाँ मैं लिखूंगा आर, यहाँ मैं लिखूंगा पी, ठीक है। लास्ट में शायद थोड़ा गलत पढ़ डाले थे, ये इस तरीके से ये अरेंजमेंट बन जाएगा। अब देखिए जितना कहा गया है वो पूरा है कि नहीं, सुनीता इज टॉलर देन अनीता, ठीक है, सुनीता इज टॉलर देन अनीता। रीना इज टॉलर देन चित्रा, ठीक है, रीना इज टॉलर देन चित्रा बट शॉर्टर देन भानु, ठीक है। अनीता इज शॉर्टर देन चित्रा, ठीक है, अनीता इज शॉर्टर देन चित्रा, ठीक है। चित्रा इज टॉलर देन सुनीता, चित्रा इज टॉलर देन सुनीता, ठीक है। अब इसमें से बनने वाले कुछ भी क्वेश्चन होंगे वो हमसे बन जाएगा जब हम एक बार इसका अरेंजमेंट बना लिए हैं, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है, हु अमॉन्ग दिस इज शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी है अनीता, इसका आंसर हो जाएगा अनीता, ठीक है। क्लियर है, कुछ भी पूछता सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बीच में कौन है, इसके बिटवीन कौन है, बन जाएगा अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए फिर से एक इसी तरीके से क्वेश्चन है, अब धीरे से इसके बाद हो सकता है आपका लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाए। मोहन इज टॉलर देन श्याम, ठीक है, मोहन इज टॉलर देन श्याम, इसको मैं लिखते चलता हूं, मोहन बड़ा है श्याम से, ठीक है, ऐसा। बट शॉर्टर देन रमेश, मतलब मोहन ही छोटा है रमेश से, ठीक है। आगे क्या कहा है, रमेश इज टॉलर देन रजत बट
शॉर्टर देन गौतम, ठीक है। रमेश टॉलर है किससे, रमेश इज टॉलर देन रजत। अब यहाँ नाम सेम जैसा हो जाएगा तो लिख देता हूँ इसको मैं रमेश, ठीक है। ये रमेश थे, ठीक है। अगला रमेश इज टॉलर देन रजत बट शॉर्टर देन गौतम, मतलब गौतम तो इसके बाद ही होगा ये होता है, लेकिन इस रमेश किससे टॉलर है, रजत से, मतलब रजत इसके बाद होगा। इसको मैं यहाँ पैरेलल लिख दिया, ये रजत के बाद ही है, सॉरी रमेश के बाद ही है रजत, ठीक है। अब आगे इफ श्याम इज टॉलर देन रजत, मतलब ये जो श्याम है ये भी रजत से बड़ा है, तो मेरे को रजत को इसके बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। कैसा बना है, गौतम, गौतम, और उसके बाद बना है रमेश, उसके बाद कौन है आपका मोहन, एंड देन उससे भी छोटा है आपके कौन, श्याम जी, और उससे भी छोटा है आपका रजत। एक बार ये आपका अरेंजमेंट बन गया। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ भी आपसे क्वेश्चन कहता है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो बन जाएगा। यहाँ सिंपल सा क्या पूछा है, तो सभी में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है कौन, रजत, ठीक है, रजत आपका आंसर हो गया रजत। सबसे बड़ा पूछता गौतम बोल देते, सबसे बीच में कौन है पूछता तो ये हमारा एम कौन था, मोहन, ठीक है। क्लियर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग इस तरीके से लिख दीजिएगा, अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और उसमें जो भी आपका डाउट है। और सामने हमारा क्विज का सेशन भी चल रहा है अनअकैडमी में, वो भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे आप लाइव भी मिल सकते हैं अभी। चलिए देखिए, दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसमें आपको ये नंबर्स भी कुछ कुछ दिख जा रहे हैं, ठीक है, नंबर्स भी कुछ कुछ दिख जा रहे हैं। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन में मुझे रैंक ऐसा नहीं पूछा है सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, कुछ अलग ही चीज पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम एजेस, ठीक है, मतलब इसमें से किसका सेम एज होगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन है नहीं पूछा है, सबसे बड़ा कौन है नहीं पूछा है, सेम एज किसका होगा पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अच्छे से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, टी इज 5 ईयर ओल्डर देन यू, टी यू से 5 ईयर्स बड़ा है। तो मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर लेता हूं कि टी यू से 5 ईयर्स बड़ा है, ठीक है। यू इज 8 ईयर यंगर देन वी, मतलब जो यू है वो v से 8 ईयर यंगर है, ठीक है। तो जो v है वो u से 8 ईयर यंगर है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसी को लिखूं तो u को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि u है ना ये v प्लस 8, ठीक है, इस टाइप से लिख सकता हूं मैं। u इज 8 ईयर यंगर देन, ठीक है, मतलब अच्छा यहाँ उल्टा लिखा गया, u इज 8 ईयर यंगर है ना, देखिए u v से भी 8 ईयर्स यंगर है। तो अगर मैं v को लिखूं तो क्या u का जितना एज है उससे 8 साल बड़ा है v, ठीक है, v u से 8 साल बड़ा है, तभी तो u 8 साल छोटा हुआ, अगर मैं u के टर्म में ही लिख रहा हूं तो। ओके, v इज 3 ईयर ओल्डर देन w, क्या कहा गया है, v w से क्या है 3 ईयर ओल्डर है, w का जो भी एज होगा उसे से 3 साल बड़ा है कहा गया है। अब w इज 9 ईयर यंगर देन x, ठीक है, w x से 9 साल का छोटा है, 9 साल का छोटा है मतलब x का कुछ भी एज होगा जब आप उसमें 9 ईयर ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा w। इतना मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम एजेस, ठीक है, किनका सेम एज है। तो मुझे यहाँ पे जो टर्म ज्यादा दिख रहे हैं मैं उनके अकॉर्डिंग एक बार डायग्राम बनाने का ट्राई कर लेता हूँ। देखिए u मुझे दिख रहा है, चलिए मैं एक प्लेस पे u को फिक्स कर देता हूँ एक दूसरे कलर से। मान लीजिए ये u का समथिंग एज है, ठीक है, ये u है, u का समथिंग कुछ भी एज है, u से 5 ईयर्स बड़ा, ठीक है, u प्लस 5 ईयर्स बड़ा कौन है आपका, t है, ठीक है, ये t है। अब u से ही 8 ईयर्स बड़ा है v, मतलब 5 में मैं 3 और ऐड करता हूं, ठीक है, तभी तो ये टोटल 8 होगा ना, इससे मैं 3 और ऐड कर दिया तो ये कौन हो गया आपका v। ओके, अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो मुझे दिख रहा है कि v t से तो 3 साल बड़ा है ही, और यहाँ w से भी 3 साल बड़ा है, ठीक है। t से 3 साल बड़ा है मुझे कैसे दिखा, ये मुझे यहाँ से दिखा, 5 ईयर्स बड़ा है t और 8 ईयर्स बड़ा है v, मतलब 5 के बाद 3 साल और बढ़ूंगा तभी तो 8 साल बड़ा हुआ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3।
और एक लाइन और भी दिया हुआ है कि वी डब्ल्यू से भी 3x बड़ा है, मतलब डब्ल्यू से भी 3x बड़ा है। तो मुझे यहाँ दिख गया कि टी और डब्ल्यू दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि जो वी है मेरा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जो वी है मेरा वो टी से भी 3 साल बड़ा है। ठीक है, क्योंकि टी खुद में u+5 है और u+5+3 u+8 हो गया। ठीक है, तभी तो वो u से 8 ईयर्स बड़ा हुआ। और एक लाइन मुझे डायरेक्ट दिया हुआ है कि वी डब्ल्यू से 3x बड़ा है, टी से भी 3x बड़ा है, डब्ल्यू से भी 3x बड़ा है, मतलब टी और डब्ल्यू दोनों बराबर एच के होंगे। आपका आंसर क्या हो गया? डब्ल्यू एंड टी। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पिछले क्वेश्चन से क्या चेंज हुआ, आपको यहाँ नंबर्स में भी दे दिया गया है और यहाँ पे आपको किसी का स्मॉलेस्ट नहीं पूछा है, किसी का लॉन्गेस्ट नहीं पूछा है, क्या कहा है? सेम। तो इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से डायग्राम की तरह बना के हम इसको कर देंगे। ठीक है, कुछ डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। और इसमें हम ध्यान देंगे कि इसमें हमको नंबर्स भी दिया हुआ है, ऑर्डर भी किया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर किया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। आप चाहें अगर इसको नोट्स बना रहे होंगे आप इसमें स्टार भी लगा लीजिएगा, आप पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे तो मैं इसमें स्टार लगाया। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, पी क्यू आर एस एंड टी स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन अ टेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, दिख रहा है 5% है, अलग अलग मार्क्स स्कोर किए हैं। क्यू स्कोर्ड मोर देन बोथ आर एंड एस। ठीक है, क्यू जो यहाँ नीचे लिख रहा हूं ना, क्यू आर और एस दोनों से ज्यादा मार्क्स पाया है। तो इन दोनों में तो मुझे पता नहीं है कि आर है या एस ज्यादा मार्क्स पाना, मैं इस तरीके से लिख दिया अभी। ठीक है, क्यू आर और एस दोनों से ज्यादा मार्क्स पाया है। आगे P सिक्योर्स मोर देन Q बट लेस देन T। जो P है ये Q से तो ज्यादा मार्क्स पाया है लेकिन T से कम है। ठीक है, थोड़ा ऐसे स्पेस रखते हुए लिखना है ना, कि अगर मुझे यहाँ बीच में कुछ लिखना है तो मैं लिख सकूँ। ठीक है, चलिए आगे। R डिड नॉट स्कोर मिनिमम मार्क्स। देखिए टोटल 5% ही थे और उसमें मुझे 3% इधर तरफ अरेंज हो गए, ये 2% बचे हुए हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि R नॉट मिनिमम, मतलब R जो है ये मिनिमम नहीं है, तो R से भी छोटा एक ही ऑप्शन बच रहा है S। ठीक है, इस S को आप सबसे छोटा कर दीजिए और R को यहाँ से आप इस तरीके से काट लीजिए। ठीक है, R अब सबसे छोटा भी नहीं हुआ, Q के बाद भी हो गया। ठीक है, अब कहाँ है क्वेश्चन? ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में आगे कुछ और भी चीजें दी गई हैं। क्या कहा गया है? द वन हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट मार्क स्कोर्ड 90। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट मतलब क्या हुआ कि जब हम हाईएस्ट की तरफ से देखते आ रहे हैं उसमें जो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, क्या कहा है? द वन हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड 90, मतलब सेकंड हाईएस्ट पर्सन है, ये 90 मार्क्स पाता है, मतलब पी जो है 90 मार्क्स पाया है। द वन हु स्कोर्ड लोवेस्ट मार्क, ठीक है, जो सबसे कम पाया है वो कितना पाया है आपका? एंड द वन हु स्कोर्ड लोवेस्ट मार्क स्कोर्ड 70। ठीक है, मतलब ये जो लोवेस्ट है ये कितना पाए हैं? 70। ठीक है, आगे इफ आर स्कोर्ड 15 मार्क लेस देन पी। ठीक है, अगर जो आर है वो पी से 15 मार्क्स कम पाए हैं तो व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड मार्क ऑफ क्यू। ठीक है, देखिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। मुझे पी का मार्क्स पता है 90 आ रहा है और आर का मार्क्स कहा गया है कि पी से यहाँ दब जा रहा है कि मेरे पीछे, यहाँ लिखता हूं ना, पी का मार्क्स मुझे पता है 90 आया है, क्यू का मार्क्स मुझे पता है कि इससे 15 कम है, मतलब 75 आया होगा, इसका मार्क्स 75 है। अब मुझे क्या पूछा है कि क्यू का एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हो सकता है, तो आप कैसे गेस करेंगे? 75 से नंबर बड़ा होना चाहिए, 90 से नंबर छोटा होना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, 90 और 75 के बीच में एक ही वैल्यू होगा। ठीक है, देखिए 90 और 75 के बीच में एक ही वैल्यू है आपका 83। और अगर दो वैल्यूज दिए हों तो और से अगर रिलेट किया होगा तो आप कर सकते हैं लाइक 81 और 83। और अगर ये और वाला भी ऑप्शन नहीं दिया होगा तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बस हम इतना बता पा रहे हैं कि 75 से बड़ा है, 90 से छोटा है। ऑप्शन में अगर मुझे एक ही चीज दिख रहा है कि 75 से बड़ा है और 90 से छोटा है, वही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है क्या? देखिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इस चीज को मैं आपको एक बार और यहाँ पे इस तरह से लिख दे रहा हूँ कि इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बना था। टी, पी से, फिर पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। अब आपको जो सेकंड हाईएस्ट है उसका मार्क्स दिया हुआ था कि 90 है, और जो आर है, ठीक है, सॉरी, जो सबसे लोवेस्ट है इसका मार्क्स आपको दिया हुआ था 70 है, और आर का मार्क्स दिया हुआ था कि इससे 15 कम है, तो इससे 15 कम कितना हो जाएगा 75। अब मुझसे इनके बीच का मार्क्स पूछा था, मुझे ऑप्शन में देखना है 90 से तो छोटा हो, 75 से बड़ा हो, ठीक है, ये ऑप्शन के ऊपर लिख दिया वहां से नहीं, ठीक है, इन दोनों के बीच का कोई सा वैल्यू ऑप्शन में एक ही है, तो आपका आंसर हो गया 83। अगर दो ऑप्शन और से कनेक्ट करके दिया होता तो वो हो जाता, और अगर इसमें आपको ये दोनों में से दोनों के दोनों ऑप्शन दे दिए हैं तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, कोई डाउट पूछिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है, इसको आपको और अच्छे से देखना है। ठीक है, देखिए शुरू में हम बनाए थे जो सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ लोग बैठे थे इनका एग्जैक्ट बता देता था, फिर हमको थोड़ा सा उनके बीच में नंबर ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद मुझे सिर्फ सीक्वेंस में ना करके किसी का सेम भी पूछा गया था। ये देखिए तो किस टाइप से क्वेश्चन है। अमंग 5 पीपुल जे के एल एम एन, ठीक है, 5 पीपल हैं जे के एल एम एन, और ईच रनिंग एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है, अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं। हु रैन द थर्ड फास्टेस्ट स्पीड, थर्ड फास्टेस्ट स्पीड से कौन दौड़ रहा है, मुझसे पहले ही क्वेश्चन में पूछ लिया, यूजुअली लास्ट में पूछा जाता था। अब इसके आगे जैसा दिया गया है वैसा मैं बनाते जाऊंगा। ठीक है क्या? ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, ये जे ऐसा वाला जे है, के ऐसा वाला के है ना। क्या कहा गया है, एम रन फास्टर देन एल, जैसा कहा गया है वैसा कर दीजिए, एम को फास्टर कर लीजिए एल से। ठीक है क्या? ओके, कहा गया बट स्लोअर देन के, ठीक है, एम ही स्लोअर देन के होगा। ठीक है, जे रैन स्लोअर देन ओनली 1 पर्सन, ठीक है, जब आपको ये कहा गया है, इस वर्ड को बहुत ही ध्यान से दीजिए, देखिएगा, जे रन ओनली स्लोअर देन 1 पर्सन। देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है आपका, ठीक है, जे रन ओनली स्लोअर देन 1 पर्सन, मतलब ए से फास्ट एक ही पर्सन होगा, मतलब जे एक ही पर्सन से स्लो है, मतलब जे से फास्ट एक ही पर्सन होगा, मतलब अगर कहीं भी अरेंजमेंट इस टाइप से हो रहा है तो जे के बाद सिर्फ एक ही पर्सन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको बता दिया गया है, क्या कि एल डिड नॉट रन एट स्लोएस्ट स्पीड। ठीक है, तो अब मुझे जितने अरेंजमेंट यहाँ पे बन रहे हैं, एल सबसे शॉर्ट में नहीं हो सकता मुझे पता है, और जे के पहले एक पर्सन होना चाहिए मुझे पता है। ठीक है, तो जे तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जे के बाद बहुत सारे लोग हो जाएंगे, मुझे क्या चाहिए कि जे के बाद सिर्फ एक ही पर्सन हो, तो मैं इसको सिर्फ तभी कर सकता हूँ जब मैं यहाँ पे फिल करूँ जे को। ठीक है, मुझे ये तो नहीं कहा गया था कि एम से जस्ट बड़ा के है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं इसको इस तरीके से अरेंज किया तो जे से बड़ा सिर्फ एक ही पर्सन हो रहा है। ठीक है, अब जितने पर्सन थे मेरे पास, जे, के, एल, एम और एन, ठीक है, ये 4 तो अरेंज हो गया और एक पर्सन बच गया, मुझे एक पर्सन को यहाँ पे ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है एल सबसे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मेरा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन गया के, और उससे छोटा जे, क्योंकि जे सिर्फ एक ही पर्सन से छोटा हो सकता है, और उसके बाद एम, ठीक है, एम क्योंकि के से छोटा था, और यहाँ जे को अगर मैं इसके एम के इधर करता तो जे दो लोगों से छोटा हो जाता, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया है, नहीं करना है। एम के बाद एल, ठीक है, यहाँ तक से हमारा अरेंजमेंट था, और एल सबसे छोटा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ मैं कर दूंगा एन। ठीक है, सिंपल सा अरेंजमेंट है। अब इसमें मुझे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मुझे पहले ही पूछ दिया गया था कि कौन है इसमें से जो थर्ड हाईएस्ट है, हाईएस्ट तरफ से काउंट कीजिए, 1 2 3, थर्ड हाईएस्ट मेरा एम, स्लोएस्ट पूछता एन हो जाता, हाईएस्ट पूछता के हो जाता। ठीक है, कुछ भी और पूछता कि इसके बीच में कितने हैं, उसके बीच में कितने हैं, बीच में कितने हैं, तो सब मेरा इसी तरीके से निकल जाता। ठीक है, सब मेरा इसी तरीके से निकल जाता है। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी डाउट हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें पहले इतना को हम अरेंज करेंगे, इसके बाद इससे बनने वाले
3 क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे पहले अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करने के लिए जितना डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, देयर आर 6 पर्सन। ठीक है, देयर आर, सॉरी 6 पर्सन नहीं है, 6 वायर, देयर आर 6 वायर इन अ एक्सटेंशन बॉक्स ABCDEF। 5 एक्सटेंशन बॉक्स है, उसमें 6 वायर दिए हुए हैं। दे हैव डिफरेंट लेंथ, सबका अलग अलग लेंथ है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में दिया हुआ है जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में इसका लेंथ है। ठीक है, इसमें देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे अलग 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 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब क्या कहा गया है, E इज ग्रेटर देन C। ठीक है, जैसा कहा गया है वैसा लिख लेते हैं, E इज ग्रेटर देन C। E को मैं C से बड़ा कर लिया, बट लेस देन D एंड B, मतलब जो D और B है E के तो बाद ही होंगे। ठीक है, बड़ा कौन है पता नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से लिख लिया। आगे A इज ग्रेटर देन D एंड B। ठीक है, A D और B दोनों से ग्रेटर है, तो इसके बाद में बना लिया A को। A इज नॉट द लॉन्गेस्ट वायर। अब मुझे कह दिया गया कि A सबसे लंबा वायर नहीं है, तो जो भी बच रहा है वो इसके बाद आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल 6 में के 5% तो यहीं पे हो गए ना। देखिए 1 2 3 4 5% यहीं पे हो गए, एक ही पर्सन बच रहा है, उसे मुझे ए के बाद ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ए सबसे लॉन्गेस्ट आपका नहीं है। तो कौन सा पर्सन बच रहा है आपका, देख लीजिए ABCDE, बच गया आपका एफ। ओके, अब मेरा अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से बना है कि डी और बी में मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो देखते हैं, शायद क्वेश्चन हो सकता है हमारा इतने में से ही बन जाए। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, एफ इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। एफ है आपका 13 सेंटीमीटर एंड ई इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ई है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक से एक बार आप अरेंजमेंट को देख लीजिए, फिर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लाऊंगा और फिर यहाँ पे क्वेश्चन को मैं दिखाते जाऊंगा। ये मेरा अरेंजमेंट था। क्या, सबसे बड़ा है एफ, एफ का लेंथ है 13 मीटर। एफ के बाद है ए का लेंथ मुझे नहीं पता। उसके बाद बी या फिर डी में से कोई है, इनका भी लेंथ मुझे नहीं पता। इसके बाद ई है, ई का लेंथ मुझे पता है 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद है सी। ये मेरा अरेंजमेंट है। ठीक है, अगर आपको अरेंजमेंट में कुछ डाउट हो तो आप लोग इस तरीके से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में जो भी आपका डाउट है। और इसी अरेंजमेंट को अब मैं लाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में और साथ ही साथ क्वेश्चन को देखते चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये इस तरीके से है और ये अरेंजमेंट को मैं यहाँ ऊपर लिख लिया जो लास्ट पेज में था। ठीक है, 13 लिखा है क्या? हाँ 13 ही था ना। चलिए देखिए, ये मेरा अरेंजमेंट यहाँ मैं ऊपर में लिख दिया हूँ ना ये। चलिए अब क्वेश्चन इसी के जो सब क्वेश्चन हैं, मतलब इसके बाद जो बनने वाले क्वेश्चन हैं इनको देखते चलिए। तो क्या कहा गया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ डी इज 5 सेंटीमीटर लेस देन एफ। ठीक है, जो डी है वो 5 सेंटीमीटर लेस देन एफ है। सिंपल सा है, व्हाट वुड बी लेंथ ऑफ डी, डी का लेंथ क्या होगा। तो मुझे तो पता है कि एफ का लेंथ है 13, इसके लिए तो मुझे अरेंजमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, एफ का लेंथ मुझे डायरेक्ट दिया हुआ था। और डी को क्या कहा गया है कि इससे 5 सेंटीमीटर छोटा है, तो मैं 13 से 5 को माइनस कर दूंगा, हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया होता तो मुझे अरेंजमेंट बनाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आगे भी और पूछा है, विच वायर है लीस्ट लेंथ, सबसे कम लेंथ किसका है। सबसे कम लेंथ मेरे अरेंजमेंट में है सी वाले वायर का। ठीक है, एक बार हम अरेंजमेंट बना लेंगे, उसके बाद उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड, इफ ए कैरी 10 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब जो ए है अगर वो 10 सेंटीमीटर का है, यहाँ ऊपर में मैं लिख देता हूं जैसा कहा गया है, ए 10 सेंटीमीटर का है एंड बी कैरी 5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, जो बी है वो 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो सी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ए और डी का लेंथ अगर मुझे नहीं भी बताया होता, मुझसे पूछा गया होता कि सी का लेंथ क्या होगा, सी का लेंथ क्या होगा, ई से तो छोटा ही होगा, मतलब 4 से छोटा ही होना चाहिए। मुझे एक ही ऑप्शन दिखेगा जो 4 से छोटा है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मुझे ए का लेंथ नहीं भी बताया होता, बी का लेंथ नहीं भी बताया होता, मुझे ई का लेंथ तो पता है जो सी से बड़ा है, जो सी से बड़ा है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो अगला जो सी है 4 से छोटा ही होगा। ऑप्शन में मुझे सी सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिख गया 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमको ऑप्शन से पता चला। ठीक है,
चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़िए। ये क्वेश्चन भी आपका पहले अरेंजमेंट ही किया गया है एंड देन इसके बाद हम इससे बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, एक मिनट ना। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, 6 पीपल FEDCBA। ठीक है, अगर आप इनके नाम को देखेंगे तो यहाँ कंफ्यूज होने जैसा नहीं है, CBA वही चीज है। ये ABCDEF को ही रिवर्स करके लिख दिया है। हमको नाम यूजुअली ऐसे ही देखने का आदत होता है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन नाम से हमको कुछ नहीं करना है, सब अलग अलग नाम है। ABCDEF को अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। आगे देखिए, ईच हैविंग डिफरेंट वेट, सबका अलग अलग वेट है। E इज मोर देन F बट लेस देन D, जैसा कहा गया है वैसा लिख दीजिए। क्या, E इज मोर देन F मतलब E F से ज्यादा होना चाहिए, बट लेस देन D लेकिन D से कम। A इज मोर देन C बट लेस देन E, सॉरी, A इज मोर देन C मतलब जो A है वो C से तो ज्यादा है, बट लेस देन E। ठीक है, मतलब A जो है ये E से कम होगा, मतलब इस चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, A जो है E से तो कम है और C से ज्यादा है। ठीक है, आगे D इज लेस देन, क्या कहा है, D इज लेस देन B मतलब B जो है ये D से बड़ा है, यहाँ तक ठीक है। आगे क्या बोला है, C इज नॉट द लोवेस्ट इन वेट। ठीक है, C जो है वो, ओके आगे है, हाँ, C जो है वो लोवेस्ट नहीं होगा वेट में, मतलब अगर मुझे इस अरेंजमेंट को बनाना है C सबसे कम नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है मैं इनको F को C के मुझे बाद में ही करना पड़ेगा। E से तो छोटे होंगे ना, ये दोनों E से तो छोटे हैं, और ये सबसे छोटे ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, F जो इसको मेरे को पता नहीं है बड़ा है कि छोटा है, उसे मुझे C से छोटा ही करना पड़ेगा। मतलब अगर अब मैं इसको अरेंजमेंट को बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, दूसरे कलर से बनाते हैं। बी का मुझे कंफर्म पता था, डी का मुझे कंफर्म पता था, ई का मुझे कंफर्म पता था। अब ए और सी और एफ सब इससे छोटे हैं, लेकिन सी से बड़ा ही है एफ, और सी सबसे छोटा नहीं हो सकता, सॉरी सी से बड़ा ही है ए और सी सबसे छोटा नहीं हो सकता, इसलिए सी से भी छोटा हो गया आपका एफ। ठीक है, अरेंजमेंट यहां तक से ओके फाइन। आगे आगे जो कहा गया है उसको एज इट इज हम लिख देंगे। क्या कहा गया है, देखिए, द सेकेंड लोवेस्ट पर्सन वेट इज 62 kg। सेकेंड लोवेस्ट पर्सन मतलब आप लोवेस्ट साइड से काउंट करते आइए, और उसमें जो सेकेंड नंबर का है उसको आप 62 kg का कर दीजिए। लाइक यहाँ पे सेकेंड लोवेस्ट है आपका सी, सी है 62 kg का। आगे, वाइल द थर्ड हाईएस्ट पर्सन वेट इज 74 kg, जो थर्ड हाईएस्ट पर्सन है आपका वो 74 kg का है। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट पर्सन कौन है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई, ई है आपके 74 kg का। ठीक है, यहां तक से दिया है क्या, हाँ ठीक है, मेरा जो ऑर्डर है जो सीक्वेंस है वो यहीं तक का दिया हुआ है। इस चीज को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को अलग से लिखूंगा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ ना मैं, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन के साथ अलग से लिखूंगा। बी बड़ा है डी से, डी बड़ा है ई से, ई बड़ा है ए से, ए बड़ा है सी से, सी बड़ा है एफ से। और क्या है आपको किसका किसका दिया हुआ है, ई का दिया हुआ है 74 और सी का दिया हुआ है 62। ठीक है, इतना सा है, इसको मैं अलग से एक पेज में ले आता हूँ और इसके साथ पूरे क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ। चलिए, ठीक है, देखिए इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग मे बी 88 kg, कौन 88 kg का हो सकता है। दूसरा, हाउ मेनी पर्सन हैव मोर वेट देन ई, ई से बड़े कितने लोग हैं। और एक लास्ट में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट, ठीक है एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते, मे रिप्रेजेंट वेट ऑफ ए का वेट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं अपना यहाँ देख लेता हूँ अरेंजमेंट और इसके बाद इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यही चीज था ना। ठीक है, बी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद ए के बाद सी, सी के बाद एफ, और यहाँ पे मैं इनका वेट भी लिख दिया हूँ। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एरिएट कहा गया था क्या क्वेश्चन, एक मिनट देख लीजिए पी, चलिए देखिए सही है 88 है ना।
क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग में बी 88 केजी, 88 केजी कौन हो सकता है। तो ई का वेट है 74, तो जिसका वेट ई से ज्यादा है वही 88 केजी हो सकता है। ठीक है, तो ई से ज्यादा तो दो पर्सन है, कौन कौन, बी और डी। ठीक है, बी और डी। आप ऑप्शन में देखेंगे आपको सिर्फ डी ही दिख रहा है, बी तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और इसको ऑप्शन लगाते टाइम ध्यान दीजिएगा ना, ऑप्शन बी में है आपका पर्सन डी। ठीक है, तुरंत हम ऐसे हम नहीं लगा लेंगे आंसर, जिसमें आपका ऑप्शन में डी है उसको करना है। तो ऑप्शन भी हमको टिक लगाते हुए ध्यान दे रहे हैं। देखिए अब क्या हो गया, अगर आपका ऑप्शन डी है, डी हो गया। अगर आपका ऑप्शन डी ना होता, ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में डी नहीं होता, सिर्फ बी होता, तो आपका आंसर बी हो जाता। अगर आपका ऑप्शन बी और डी होता तो आपका आंसर ये हो जाता। ठीक है, और अगर आपके ऑप्शन में दोनों चीज दिए होते, बी एक ऑप्शन में डी, तो यहाँ पे हम उसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर फिर से बता दे रहा हूँ ऑप्शन से, अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ डी है तो यही आपका आंसर हो गया। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ बी होता तो सिर्फ आपका बी ऑप्शन हो जाता। अगर आपके ऑप्शन में डी और बी दोनों दिया होता, मतलब मान लीजिए यहाँ दिया है डी, यहाँ दिया है बी और यहाँ पे दिया है बी और बी, तो आपका करेक्ट आंसर होता डी और बी। ठीक है, और अगर आपके ऑप्शन में डी और बी नहीं दिया होता, आपको दिया होता सी एंड डी, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन होगा। 74 से बड़े कोई भी हो सकते हैं, बी बी डी बी। एक ऑप्शन दिया है तो एक, दो ऑप्शन दिया है तो और अगर दोनों दिया हुआ है तो दोनों में से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इजी सा है, बस थोड़ा सा जो हमको टाइम लग रहा है वो थोड़ा सा बस अरेंजमेंट के लिए लग रहा है। ठीक है, होप यहाँ तक से क्लियर है। देखिए इसमें भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 12.1। ठीक है, 12.1 है, इसमें आपको अगर कुछ डाउट होता है तो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में क्या कहा गया है, देखिए तो किस व्यक्ति का वजन सॉरी हाउ मेनी ना, किस नहीं होगा, कितने, कितने व्यक्ति का वजन ई से अधिक है। हाउ मेनी पर्सन हैव मोर वेट देन ई। ई है मेरा यहाँ पे, ई से आगे हैं दो ही पर्सन, तो ई से आगे दो ही पर्सन हैं, तो ई का वेट सॉरी ई से सिर्फ दो ही पर्सन के वेट ज्यादा होंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा डाउट जैसा है नहीं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट वेट ऑफ ए। ए का वेट इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, मेरे पास अरेंजमेंट है, तो मैं जानता हूं 74 से छोटा होना चाहिए, 62 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 62 से ज्यादा वेट है ए का, 74 से छोटा वेट है ए का, तो ए का कुछ वेट होगा जो 62 से बड़ा होगा और 74 से छोटा होगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा बन रहा है, देखिए एक ही ऑप्शन आपका बनेगा इस टाइप से, जो 62 से छोटा है और 74 से बड़ा है, आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 70। अगर 70 ना लिख के कुछ भी और लिखा होता जो इन दोनों के बीच में होता, अगर 72 भी लिखा होता, वो आपका आंसर होता। ठीक है, अगर दो ऑप्शन दिया होता तो और हो जाता, और इसमें दो नंबर दिए होते और सीएनडी दिया होता तो सीएनडी हो जाता। मतलब हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में से यही ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच का है। ठीक है, आई होप यहाँ तक से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक से क्लियर होगा। और देखिए ये तो हो गया सब ऑर्डर का बात। ऑर्डर के बाद कुछ और जब हम इसमें इसी तरीके से करेंगे, वो हमको जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में भी इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जैसे वेट का बात किया तो वेट ना कह के कुछ इस तरीके से बोल देगा, बी सबसे लेफ्ट में बैठा है, एफ सबसे राइट में बैठा है, इस टाइप से। ठीक है, तो वो जो है वो हम सीटिंग अरेंजमेंट में ही बोलेंगे। और आज का टॉपिक को भी हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला ही सीटिंग अरेंजमेंट था। एक टाइप से हम अरेंज ही कर रहे हैं ना, एक टाइप से हम सीक्वेंस में ही दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर अगर इसमें थोड़ा ज्यादा कटमिट हो गया है, ये डी था, ये सी था, ये भी सी था। ठीक है, क्लियर सी बात है। ऑप्शन से हम गए हैं, ये हम कैलकुलेट किए हैं, और ये भी हम ऑप्शन से गए हैं। ठीक है, आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाता है, आपको रिवीजन के लिए भी आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके बाद एक इस तरीके से क्वेश्चन देता है जो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ठीक है, एक इस तरीके से क्वेश्चन देता है जो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। और अगर आप अभी एनटीपीसी का एग्जाम दिए हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ रहा है। इसको हम मैं आपको नाम से बता दूं, ये आपको टाइम सिक्वेंसिंग के नाम से मिलता है। ठीक है,
टाइम सीक्वेंसिंग के नाम से ये टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहीं कहीं पे, और एकदम इजी सा है। इसको एक बार देखिए पढ़ के क्या कहा गया है। क्या हो गया? चलिए, क्या कहा गया है? रोहित रिमेम्बर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15। ठीक है, कोई रोहित है, वो याद करता है कि उनकी माता जी का बर्थडे 15 के बाद है, बट बिफोर 18th ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी में 15 के बाद है, 18 के पहले है। ठीक है, जैसे अगर 15 18, ठीक है, 15 के बाद है मतलब 15 को तो नहीं है, और 18 के पहले है मतलब 18 को तो नहीं है। कब कब हो सकता है? या तो 16 को या तो 17 को। ठीक है, एकदम इजी, दो ही बता दिया। वेयर एज हिज सिस्टर रिमेम्बर्स दैट हर मदर्स बर्थडे, ठीक है, हर मदर बर्थडे, मदर तो इज आफ्टर 16, मतलब 16 के भी बाद है। ठीक है, 16 के बाद है, एक ही आपका डे बच रहा है, यही आपका 17 हो गया। तो आगे ऑन विच डे ऑफ फरवरी इज रोहित मदर बर्थडे, ठीक है, 17 को ही हो जाएगा। और देखिए टाइम सीक्वेंस, अगर इसको मैं बोल रहा हूँ तो टाइम से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था ना कि कोई पर्सन 30 मिनट लेट हुआ तो वो अगले पर्सन जो 40 मिनट लेट था उससे भी इतना पहले पहुंच गया, इतना बाद में पहुंच गया, इस टाइप से। तो बताइए मीटिंग का सही टाइम क्या है? ये सब हम अपने मिसक्लेनियस वाले में देखे हुए हैं, जो हमारा पार्ट 5 है, उसमें हम टाइम से रिलेटेड वाला देखे हुए हैं क्वेश्चन कि रैंकिंग का जो क्वेश्चन है, जब टाइम के फॉर्म में पूछता है तो क्या करते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप से हम क्वेश्चन देखे थे कि किसी को 10 बजे टीवी देखना है, 40 मिनट के 5 प्रोजेक्ट हैं, कितने टाइम चालू करे। या फिर कोई पर्सन है वो अपना से 30 मिनट लेट हुआ है अपने निकलने के बाद, फिर भी वो किसी पर्सन से 40 मिनट पहले पहुंच गया है, तो मीटिंग का टाइम क्या रहा होगा। ये सब क्वेश्चन हम लास्ट पार्ट में देखे हुए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, पार्ट 5 मिसलिनियस। ठीक है, इसमें तो फिलहाल क्या था, 15 के बाद, 18 के पहले, 16 और 17, और उसकी सिस्टर को पता है कि 16 के बाद है, मतलब सिर्फ 17 तारीख को ही उनका बर्थडे हो सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक से आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये तो। देखिए इसी तरीके से और एक क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन है ये, तुरंत हो जाएगा। क्या कहा गया है? दीपक रिमेम्बर दैट अमन्स बर्थडे इज आफ्टर 10th। ठीक है, दीपक रिमेम्बर करता है कि अमन का बर्थडे 10 के बाद है, बट बिफोर 14th अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो दीपक है ये अमन के बर्थडे को याद करता है क्या कि अप्रैल में 10 के तो बाद है लेकिन 14 के पहले है। मतलब कब कब हो सकता है? या तो 11 को, या तो 12 को, या तो 13 को। ठीक है, वेयर एज जूही रिमेम्बर दैट अमन बर्थडे इज ऑन इवन नंबर डे। जूही रिमेम्बर करती है कि अमन का बर्थडे इवन नंबर ऑफ डे में है, मतलब इसमें जितने भी मेरे पास ऑप्शंस बच रहे थे इसमें से जो इवन होगा वही उसका बर्थडे होगा। इवन है इसमें आपका ओनली ऑप्शन बी, दैट इज 12। ठीक है, इसमें हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट ये सब नहीं। ठीक है, नॉट मतलब नन ऑफ दीज है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, सीएनडी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, होप यहाँ तक से क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, पूछिएगा ना, कुछ भी आप लोगों को डाउट होता है आप लोग पूछिएगा, माइंड में डाउट रखेंगे, एग्जाम टाइम डाउट होगा, उसमें फिर कोई फायदा नहीं है आपके लिए। पढ़ते टाइम जितना डाउट हो रहा है उसको आप क्लियर कर लीजिए, वही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए सेम क्वेश्चन, ये ऑर्डर का ही पैटर्न है और एकदम इजी सा पैटर्न है, इसलिए इसको भी हम करते चल रहे हैं। ये तो हम नॉर्मली भी बना सकते हैं। क्या कहा गया है? संगीता रिमेम्बर दैट हर फादर्स बर्थडे was certainly after 8th but before 13th। ठीक है, संगीता को याद करती हैं कि इनकी फादर का बर्थडे 8 के तो बाद है और 13 के तो पहले है। ठीक है, तो अब इसमें से इसका बर्थडे कब कब हो सकता है? या तो 9 को हो सकता है, 10 को हो सकता है, 11 को हो सकता है, या 12 को हो सकता है। ठीक है, हर सिस्टर नताशा रिमेम्बर दैट देयर फादर्स बर्थडे वाज डेफिनेटली आफ्टर 9। ठीक है, बट बिफोर 14th, मतलब 9 के तो बाद ही है और 14 के तो पहले ही है, मतलब अब आपके पास 3 ही ऑप्शन बच गया, 10, 11, 12। ठीक है, ऑन विच डेट ऑफ दिसंबर वाज देयर फादर्स फैमिली, सॉरी फादर्स बर्थडे, उनके पिताजी का बर्थडे कब होगा?
तो अब इसमें मुझे ऑप्शन में दिख रहे हैं 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12। मेरे पास 3 डेट हो गए जिसमें से इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो तीनों मेरे को ऑप्शन में दिख ही रहे हैं, तो इसका आंसर सिंपल सा हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, कमेंट से पता चलेगा कैसा है। अगर आपको लगता है पढ़ाई में फास्ट हो रहा है तो बताइएगा, उसको स्लो किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि स्लो हो रहा है तो बताइएगा, उसको फास्ट किया जाएगा। ठीक है, और भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ें सुधारी जा सकती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ तक, फिर हम थोड़ा सा इसको समापन करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, स्नेहा करेक्टली रिमेम्बर दैट। देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जितना बड़ा दिखता है उतने ज्यादा डाटा दिए होते हैं, जितने ज्यादा डाटा दिए होते हैं उतना ज्यादा हमको बनाने में आसानी हो जाता है। ठीक, स्नेहा करेक्टली रिमेम्बर दैट हर फादर्स बर्थडे इज बिफोर 16th जून बट आफ्टर 11th जून। ठीक है, इसमें बाद वाला को पहले बता दिया, ऊपर वाला को बाद में बता दिया। ठीक है, मतलब इनके फादर का बर्थडे 16 के तो पहले है, ठीक है, और सॉरी और 11th के बाद ही है। यहाँ दब जा रहा है क्या, रुकिए। हाँ, देखिए इनके फादर का जो बर्थडे है 60 के पहले ही है और 11 के बाद में ही है। ठीक है, कब कब हो सकता है, 12 को हो सकता है, 13 को हो सकता है, 14 को हो सकता है, 15 को हो सकता है। ठीक है, क्लियर, अच्छी बात। हर यंगर ब्रदर करेक्टली रिमेम्बर्स दैट हर, कहा गया, करेक्टली रिमेम्बर दैट आफ्टर 13 जून बट बिफोर 18, मतलब 13 के तो बाद ही है। ठीक है, 13 के बाद ही है और 18 के पहले है। चलिए 18 तक तो हमको जाना ही नहीं पड़ेगा, हमारा अब ऑप्शन सिर्फ हमको दो में ही मिल गया, या तो 15 का होगा या तो 16 का होगा। उसके बाद कहाँ तक पढ़ लिए, 18 तक। ठीक है, जून। एंड हर एल्डर ब्रदर, मतलब उनके जो बड़े भाई थे, रिमेम्बर्स दैट देयर फादर इज ऑन इवन डे। ठीक है, कितना तो इजी है। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचा था, 14 और 15। अब इसमें भी मैं आपको बोल दिया कि सिर्फ इवन डे में हो जाएगा, तो ये कितना ज्यादा इजी हो गया। ठीक है, सिर्फ 14 को ही इनका बर्थडे हो सकता है। ठीक है, सिर्फ 14 को इनका बर्थडे हो सकता है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये एकदम इजी लेवल के होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा दिखने में क्वेश्चन हमको बड़ा दिखता है। ठीक है, तो जब भी हमको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखे, मतलब आप समझ जाइए कि आपको डाटा ज्यादा दिए हुए हैं, और किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा डाटा दिया हुआ है, मतलब वो मेरे लिए इजी ही हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक से हम जितना पढ़े, ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़े ऑर्डर, और इसके पहले टोटल 5 पार्ट में हम पढ़ चुके हैं रैंकिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लेवल भी इंपॉर्टेंट है, और यही चीज आपको आएगा जब हम एक डाटा सफिशियंसी पढ़ते हैं। ठीक है, डाटा सफिशियंसी पढ़ते हैं, उसमें हमारा ऑर्डर और रैंकिंग बहुत काम पड़ता है। डाटा सफिशियंसी में क्या होता है, क्वेश्चन आपको दे देगा कि एक क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद दो डाटा दिया होता है, उसमें पूछता है कि इसमें से कौन कौन से डाटा को यूज करके मैं आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बस ये होता है, लाइक, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं टॉपिक डाटा सफिशियंसी का, डाटा सफिशियंसी के में क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, लाइक मान लीजिए टोटल कितने पर्सन है रो में, टोटल पर्सन इन रो, और उसके बाद आपको दो स्टेटमेंट दे देगा। और इसमें इसका जो मेन क्वेश्चन ये होता है कि इसमें से बताइए कि कौन कौन से स्टेटमेंट को यूज करते हुए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मुझे याद रखिए आंसर ये नहीं पूछ रहा है कि बताइए टोटल पर्सन कितने हैं, मुझे ये पूछेगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो हमको कितने कम से कम डाटा से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये पता होना चाहिए। और इसमें डाटा सफिशियंसी के लिए लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है रैंकिंग। ठीक है, ऑर्डर से भले ही ज्यादा क्वेश्चन ना हो, बट रैंकिंग आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, तो इस चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है। टोटल 5 पार्ट में हम कवर किए हैं रैंकिंग, 6th पार्ट है हमारा ऑर्डर सीक्वेंस। ठीक है, टाइटल भले ही ऐसा है कि ऑर्डर पहले है, लेकिन हम 6th लेक्चर में इसको कवर किए हैं। अब यहां तक से हम इसको मानते हैं कंप्लीट। इसमें अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कुछ आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एनालॉजी। अभी आपका एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, उसमें आप देखेंगे हर क्वेश्चन में भर भर के एनालॉजी आता है। ठीक है,
एनालॉजी मतलब कुछ इस तरीके से ये दिया होगा, लाइक डॉक्टर के लिए निडल जिस तरीके से होता है, ठीक है, निडल। सिमिलरली इस सिंबल के बाद क्या होगा आपका, पेंटर के लिए वो क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। इसी तरह ये तो हो गया मेरा वर्ड का एनालॉजी, मतलब वर्ड में एनालॉजी है, ठीक है। तो अब इसी में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर्स के लिए, ठीक है, नंबर्स में मैं कुछ एक रिलेशन आपको दे दूंगा, लाइक 2 जिस तरीके से रिलेटेड है 16 से, ठीक है, 2 जिस तरीके से रिलेटेड है 16 से, या फिर मैं आपको दूसरा दे देता हूँ, 2 जिस तरीके से रिलेटेड है 3 से, तो इन द सेम वे में 5 किससे रिलेटेड होगा, सभी क्वेश्चन मार्क किससे रिलेटेड होगा। और इसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, ये नंबर आप इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, इसमें ये पूरी से पूरी तरह ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है। हो सकता है कि ये इसके मल्टीपल से एक ज्यादा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर दिया हूँ, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि ये नंबर इसके स्क्वायर से एक कम है, ठीक है, ये भी हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है कि मैं मल्टीप्लाई बाई 1 और उसके बाद ऐसा करते चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमको ऑप्शन से समझना है। तो यही सब चीजें हम समझेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो होगा हमारा ये होगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा एनालॉजी। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सादृश्यता, ठीक है, सादृश्यता, सा मतलब समान, दृश्यता मतलब दिखने वाला, ठीक है, समान दिखने वाला जो हमारा होगा। और इसमें हम जो हमारा पहला पार्ट होगा वो होगा नंबर पे बेस्ड, ठीक है, पहला पार्ट हो जाएगा हमारा नंबर एनालॉजी। और अभी तक से हम जितना पढ़े हैं इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा किसका, टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे अनअकैडमी का आईडी भी दिया होगा, उसको भी आपको जरूर फॉलो करना है। डेली हमारा रीजनिंग का क्विज चल रहा है, वो आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है, 7 PM पे है। बाकी आप उसमें फॉलो करेंगे तो आपको नया टाइम टेबल भी दिख जाएगा, ठीक है, अगर टाइम कुछ चेंज होता है तो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ तक से हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे अब पार्ट 1 लेक्चर 17 नंबर एनालॉजी। और जो लास्ट में आए होंगे उनको मैं अनअकैडमी के प्लान से एक बार बता दूं, हो सकता है कुछ पहली बार आए हों, ठीक है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी में, यूट्यूब में आपको अनअकैडमी के साइड से फ्री अवेलेबल मिल रही हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं किसी चीज़ का डेडिकेटेड अपने गोल के अकॉर्डिंग तैयारी करना, ठीक है, गोल के अकॉर्डिंग तैयारी करना मतलब जो आपका टारगेट एग्जाम है, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं गोल। लाइक अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट का, लाइक अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का, लाइक अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, तो वो आपका गोल होगा। आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारे टीचर्स के मिलेंगे। देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, लाइक अगर हम ऑफलाइन कोचिंग में हैं वहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर है, ठीक है, हो सकता है हम बाकी सब्जेक्ट के लिए वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट अगर अच्छा नहीं पढ़ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी में एक ही सब्जेक्ट के न्यूमरस आप टीचर देख सकते हैं, और अलग अलग टीचर में भी हमको जो टॉपिक जिससे अच्छा लग रहा है वो हमसे पढ़ लिए, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि हमको इसमें अपने गोल के अकॉर्डिंग बहुत सारे टीचर्स का लाइव क्लास देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जो भी आपका गोल होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आपका गोल एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। और इसमें आप वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए चीजें जब समझाई जाती हैं, जैसे अगर मैं आज आपको जो भी बताया हूँ, अगर आप इसको सामने बैठ के समझ रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ सही है सही है सही है सही। लेकिन जब तक आप इसका क्विज सॉल्व नहीं करेंगे आपको वहां पे खुद से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। समझते जाने से तो हाँ ठीक है लगता है, लेकिन वो एग्जाम के पहले प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। तो प्लस में आपको वीकली आपको क्विजेस भी मिलते हैं, आप उसमें अपना डाउट भी सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आप लाइव हैं तो लाइव में आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, अगर आप लाइव नहीं हैं तो भी आप इसमें अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। और लैंग्वेज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो सारी बातें हो गई। प्लस की अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें थोड़ी पर्सनलाइज हो जाएं तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट होता है, प्लस के जितने हैं वो तो आपके रहेंगे ही, उसके साथ इन एडिशन विथ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, आपके अकॉर्डिंग स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस,
और इसमें भी आप देखेंगे पर्सनलाइज्ड टेस्ट का एनालिसिस जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पता चलना चाहिए कि आप क्या गलती किए हैं ठीक टेस्ट में, ताकि आप उसको मेन एग्जाम में ना करें। और इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल मतलब जो भी एग्जाम है उसका नोट्स वगैरह, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट वगैरह। ठीक है, प्रैक्टिस सेट वगैरह। ओके, आज शाम को भी आप जरूर मिलिएगा। आज शाम को भी क्विज है 7 PM पे अनअकैडमी में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं आपको जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, अगर आप गेट एसी का जैसे कोर्स ले रहे हैं तो यहाँ पर इमेज में कुछ टॉप एजुकेटर्स दिख जाएंगे, और इनके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ एजुकेटर्स हैं, ठीक है, जो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल खुद में एग्जाम निकाले हुए हैं, और आपके लिए भी मतलब एक्सपीरियंस है एग्जाम निकालने के लिए, निकलवाने के लिए भी। तो इन सब का जो भी स्टडी का अप्रोच होता है, स्ट्रेटजी होता है, सभी शेयर करते जाएंगे, तो इनको आपको जरूर कंसिडर करना है। ठीक है, एक बार इन्वेस्टमेंट आपका रैंक काफी हद तक बूस्ट कर सकता है। और अगर मैं बात करूं प्राइसिंग का, ठीक है, देखिए हम गेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो गेट के एग्जाम्पल से ही बता रहा हूँ। इसमें जैसे आप लेते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन, अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए। ठीक है, तो लेट सपोज अगर अभी हैं आप सेकेंड ईयर में, ठीक है, एग्जाम्पल आपको देना है 4th ईयर के बाद ही गेट का एग्जाम। सिंपल सी बात है, आपके पास 2 ईयर का टाइम है, 2 साल पहले से तैयारी करते चलेंगे तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहेगा। ठीक है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। और इसमें भी क्या हो रहा है, जब आप ज्यादा मंथ का ले रहे हैं तो आपका पर मंथ का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा जब आपको कोड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ SSAO10, ठीक है, S10 लिखा है, ये आप अप्लाई करेंगे, आपका वहीं पे मैक्सिमम डिस्काउंट जितना होना है वो हो जाएगा, जो कि मिनिमम 10% तो होता ही है। ठीक है, और इसी में अगर मैं बात करूं आइकॉनिक का, ठीक है, प्लस से, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में ना प्लस से थोड़ा सा प्राइस वेरी होगा आइकॉनिक में। इसमें भी कुछ इसी तरीके से टाइम मॉड्यूल है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ओके, और इसमें भी आपको कोड यूज करना है SSAO, ठीक है, S10 लिखा हुआ है, आपको ये कोड यूज करना है, उसमें आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो हो जाएगा। एंड नॉट ओनली फॉर गेट, ना कि सिर्फ गेट के लिए, अगर आप गेट के अलावा भी कुछ भी और सब्सक्रिप्शन लेते हैं लाइक बैंकिंग, SSC, रेलवे, क्लैट, जैट, ठीक है, और क्या क्या होता है आपका व्यापम, PSC, सब में आपको सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यही कोड यूज करना है। ठीक है, S10। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर से फॉलो कीजिएगा, हमारा एक स्पेशल क्लास उसमें चलेगा, मतलब स्पेशल क्लास उसमें चलेगा। जैसे हम यूट्यूब में एक टॉपिक कंप्लीट करते चल रहे हैं, एनालिसिस करते चल रहे हैं, हमारा उसमें स्पेशल क्लास भी चलेगा। और अभी डेली क्विज चल रहा है रीजनिंग का, और ना किसी टॉपिक बेस्ड उसमें चल रहा है कंबाइंड क्विज। ठीक है, डेली 7 PM पे है, तो आप वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये लिंक है, लिंक आपको इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, यही लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेम वे में लिखा हुआ है, आपको उसको बस क्लिक करना है। या फिर अगर आप सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं गेट ESE कैटेगरी में बाय नेम SHAILENDRASAO। ठीक है, बट सबसे इजी है कि आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएं, डायरेक्ट क्लिक करें, आपका ओपन हो जाएगा, वहां फॉलो कीजिएगा, और शाम को क्विज में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए, ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये आपको क्यों ज्वाइन करना है अभी मैं बता दूं। जितना हम पढ़ चुके हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम पढ़ेंगे, सबका PDF आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगी वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ भी और स्टडी मटेरियल, ठीक है, कुछ भी और नोट्स हमको जो शेयर करना होगा, हम इसी के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इजी होता है ना, इसमें जो भी टेलीग्राम यूज करते होंगे जानते होंगे, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स बता दूं, ये इंजीनियरिंग डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं। लाइक अगर आप अनअकैडमी सॉरी अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं कंप्यूटर साइंस सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैकेनिकल के हैं मैकेनिकल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट इसमें कुछ ऐसा है जो सब में भी कॉमन है, FT एक्सप्रेस इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, उसके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ एग्जाम में एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपका रहता ही है, जो इस चैनल में है ही। और इसके अलावा भी आपको और बहुत से बेहतरीन कंटेंट इसमें देखने मिलेंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे।
तो ये तो आपको जरूर से सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है, ताकि आपका कोई सा भी नोटिफिकेशन मिस मत हो। लाइव रहेंगे, लाइव देखेंगे, आप डायरेक्ट अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में एक नया टॉपिक के साथ, ठीक है। और आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। क्विज चल रहा है, क्विज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 7 PM को है, मैं बता दूं। और कंबाइंड क्विज है, ठीक है। कंबाइंड क्विज मतलब टॉपिक मिक्सड अप है, ठीक है। टॉपिक मिक्सड अप है, थोड़ा सा एनटीपीसी के अकॉर्डिंग उसमें वेटेज ज़्यादा है, लेकिन मिक्सड अप क्वेश्चन है, सब में काम आएंगे। कुछ भी आपका डाउट है अभी तक से, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इस टॉपिक को हम यहाँ एंड कर रहे हैं, नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे हम अपने अगले इस टॉपिक वाले सेशन में। बाकी शाम को हमारा एनालिसिस का वीडियो आता है, वो भी आपको देखना है। उसमें क्या है, कुछ नया अप्रोच हम देखते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा ना, डाउट रहेगा आप पूछिएगा, या तो लाइव वाले कमेंट में या फिर जो अलग से कमेंट होता है, ठीक है, नीचे तरफ वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन से लिंक ऑफ